चलो। तो छठ पूजा तुमने मना लिया, दीपावली भी तुमने अच्छे से पटाखों के साथ, किसी का हाथ तो नहीं जला, पैर जला बस, अगरबत्ती से जल गया, सबका फटाखा जला, तेरा अगरबत्ती से जला। तो हम क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ रहे थे और क्रांतिकारी द्वितीय चरण में हमने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन की स्थापना कर लिया था। उसके बाद भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन हो चुका था। इसके बाद सभी ने मिलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन किया दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहाँ से उन्होंने 3 अंजाम या 2 अंजाम दिए। एक तो सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम कांड। हमने देख लिया कि सैंडर्स की हत्या किस प्रकार हुई और किन्होंने किया, उसमें एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया। उसके बाद असेंबली बम कांड, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि असेंबली बम कांड में किस तरीके से 8 अप्रैल को यह योजना बनाई गई, क्योंकि 8 अप्रैल के दिन केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल पास होना था। वो बिल भारतीय सेफ्टी बिल, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा था, लेकिन भारतीयों को पता था कि अंग्रेज फिर से कोई ना कोई एक ऐसा कानून लेकर आएगी जो क्रांतिकारियों का दमन करेगी। क्योंकि जब भी उन्होंने कुछ नए रूल या नए बिल पास किया है, उसमें भारतीयों का शोषण ही अधिकतर होता रहा। चाहे वो रोलेट एक्ट हो, उसी रोलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इधर से साइमन कमीशन का वो बहिष्कार कर रहे थे, उसके बाद सैंडर्स की हत्या कर दिया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दमनकारी चीज़ों के लिए, कार्य के लिए सरकार जो है नीतियाँ, बिल पास कर रही थी संसद में। अब इसके बाद जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जेल में, वो असेंबली में बम फेंकने के बाद जब अपने आप को आत्मसमर्पण करते थे या कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो लोगों को पर्चे दिए थे, उस पर्चों में भारत की आज़ादी के बारे में लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि सरकार बहरी है जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए बम फोड़ना जरूरी था ताकि उनको आवाज़, उनकी गूंज उनको सुनाई दे। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, कि किसी निर्दोष की हत्या करना नहीं था। बस एक ही उद्देश्य था कि हमारी बातों को अंग्रेजी सत्ता तक किस प्रकार पहुंचाया जाए या कैसे पहुंचे, वो उनका मेन उद्देश्य था। अब वहाँ से उन पर लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि असेंबली बम कांड में किसी की हत्या नहीं हुई, कुछ लोग घायल जरूर हुए, लेकिन गलती से असेंबली बम कांड में दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस लगाया गया। ये लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह को ज़्यादा टारगेट किया, यानी भगत सिंह के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया कि भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो लोगों को उकसाते थे। उनकी नौजवान सभा, भारत सभा जो थी, उसमें बहुत से युवाएं शामिल थे पंजाब के, और बहुत सारे उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को दिया था, डकैती भी की थी। तो उन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। उन पर कौन कौन से आरोप लगाए गए, जैसे देखो, सबसे पहले तो आपने पढ़ा असेंबली बम कांड।
दिखाई दे रहा है। असेंबली बम कांड जैसी ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद उनको लाहौर षड्यंत्र केस यानी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया गया। और सैंडर्स की हत्या के आरोप के बाद उन पर डकैती का भी आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डकैती भी किया है। इस तरीके से अनेक आरोप भगत सिंह पर लगाए जा रहे थे, क्योंकि उनका मेन टारगेट था भगत सिंह। और ये समय है सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में 26 जनवरी 1930 को जब मनाया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, वो उस समय का दौर है जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के अलावा और भी आंदोलन चरम सीमा पर थी। चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी यात्रा भी उसी समय की बात है 1930, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उस समय यहाँ के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। इरविन से संबंधित अगर कोई भी शब्द आता है तो आप 1930 के आसपास जो भी घटना है उसमें लॉर्ड इरविन का ही योगदान है, जैसे गांधी इरविन समझौता। तो ये सभी के सभी माहौल इस क्रांतिकारी घटनाओं के अलावा और भी आंदोलन चलाए जा रहे थे, जो कि पूरे भारत में चरम सीमा पर थी। और भगत सिंह को मेन टारगेट बनाया जा रहा था, उन पर अन्य आरोप लगाए जा रहे थे। और जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया और अंत में उनको लाहौर जेल भेजा गया। और लाहौर जेल में पहले से ही भगत सिंह है वहां पे। लाहौर जेल में कौन कौन से, टोटल ध्यान रखना, जब असेंबली बम कांड है लाहौर षड्यंत्र केस में टोटल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 18 लोगों पर केस चलाया, कुछ और लोग थे जो बच गए। 18 लोगों पर केस चलाया गया, जिसमें से 3 लोगों को फांसी मिली, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। एक जतिन दास थे जेल में, उनका अनशन के दौरान, आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अभी उन घटनाओं को पढ़ेंगे। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी, जतिन दास लिख लो, इनकी मृत्यु जाती है तो जतिन दास भी याद रहना है। जतिन दास पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से क्रांतिकारी है जिनके आमरण अनशन के दौरान लाहौर जेल में मृत्यु हुई थी, तो जतिन दास। ये लोग लाहौर जेल में कैदी के रूप में गए और जब ये कैदी के रूप में थे तो इनको राजनीतिक राजद्रोह, देखो एक होता है राजद्रोह, तो इन पे राजद्रोह का आरोप लगाया गया कि ये अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, ब्रिटेन का सम्राट के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए इन पर और ज़्यादा आरोप लगाया गया। तो इन्होंने कहा जेल के अंदर ही, लाहौर जेल में क्या क्या घटना घट रही है अब ध्यान देना, लाहौर जेल में पहुंच चुके हैं, ठीक है, और भी लोग शामिल हैं लाहौर जेल में। तो इन्होंने कहा कि लाहौर जेल में उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक कैदी हैं, तो हमें सुविधाएं मिल, देखो एक होता है राजनीतिक कैदी, जो राजनीतिक के मामले में अगर कैदी बनाया जाता है तो उसको हर एक सुख और सुविधाएं जेल के अंदर प्रदान की जाती है। जो एक राजनीतिक कैदी होता है वह एक सुख और सुविधाओं के साथ जेल में अपना दिन बिताता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक
बंदी है कि ठीक है, तो इनके लिए अलग वार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग वार्ड होना चाहिए और हमारे लिए अलग से सुविधाएं, यानी अलग सुविधाएं का मतलब है यूरोपियन सुविधाएं। उन्होंने कहा कि हमें अलग से सुविधाएं मिलनी चाहिए और वो भी सुविधाएं कैसा होना चाहिए? यूरोपियन। जो आप अन्य यूरोपियन को मिला जाता है वो हमें चाहिए। अब जेल में देखो, क्रांतिकारी तो कर ही रहे थे अंदर, लेकिन उन्होंने जेल की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी वहां पर भी अनशन कर रहे हैं। तो जेल में अनशन करने का मेन स्वरूप क्या है? जेल के अंदर जो अन्य कमियां हैं उसको दूर करे सरकार। आप किसी कैदी का शोषण ना कर सके, आप उसको मतलब कि दबाव में नहीं दे सकते किसी चीज के लिए। तो सरकार चाहती थी, जो क्रांतिकारी चाहते थे कि जो जेल के अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको हम अपने इस अनशन के दम पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं? अनशन करते हैं। और भगत सिंह जैसे लोगों ने तो 81 दिन तक के अनशन किया है। जैसे देखो, तो राजनीतिक बंदी है, उनको अलग से वार्ड मिलना चाहिए और अलग से सुविधाएं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हमें स्वच्छ पानी, खाना, कपड़े और स्नानाघर, यानी जो स्नान करने घर है वो सब स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। ये सब उन्हीं की मांग थी, ये सब उनकी मांग थी। क्या कौन कौन से? स्वच्छ पानी, खाना, कपड़े, स्नान घर। उन्होंने कहा कि हमें पुस्तकें भी चाहिए, पत्र पत्रिकाएं भी चाहिए। हमें पत्र भी चाहिए, पुस्तकें भी चाहिए, पत्र पत्रिकाएं भी चाहिए जेल में। और वो सभी के सभी सरकारी खजाने से। वो सभी के सभी सरकारी खजाने से चाहिए। मतलब कि जो हमें सुविधाएं चाहिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, वो सभी हमें कहां से चाहिए? सरकारी खजाने से चाहिए। और जब जेल में कोई कैदी रहता है तो उससे कुछ कार्य करवाया जाता है, साफ सफाई, ऐसे और भी कार्य करवाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक बंदी है तो हमसे कोई अपमानजनक कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। तो लिख लो, असम्मान या असम्मान लिख लो। असम्मानजनक कार्य जबरदस्ती नहीं किया जाए, यानी हमारे साथ असम्मानजनक नहीं किया जाए। अब इनकी बहुत सारी मांगे ऐसी थी जो लोगों ने, जो जेल में थे, जिस जेल में, वहां पे इन्होंने ये मांगे करी कि लोगों के लिए सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि पढ़ने के लिए पुस्तकें चाहिए, जो भी सुविधाएं हैं वो यूरोपियन, जैसे यूरोपियन को मिलता है अन्य यूरोपियन को, हमें भी ऐसा सुख और सुविधाएं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आत्मसम्मानजनक कार्य नहीं किया जाए कि जिससे किसी का आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचे, या अपमानजनक कार्य जेल के अंदर जो किया जाता है वो हमसे हमारे साथ नहीं किया जाए। ये सभी उनकी मांग थी। अब मांग करने के बाद जब ये नहीं माने तो यहां से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। अब जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू करते हैं। ठीक है, भूख हड़ताल शुरू करते हैं जेल के अंदर। यहां तक लिख लिया? चलो, अब जेल के अंदर जब भूख हड़ताल शुरू करते हैं
तो इसमें भगत सिंह 81 दिनों तक, देखो एक था आमरण अनशन, आमरण अनशन होता है जब तक कोई मरता नहीं है तब तक वो अनशन करेगा, और इसी के समक्ष एक क्रांतिकारी की जेल में मृत्यु हो जाती है और वो है भारत के शहीद जतिन दास, जो इन मांगों को पूरा करते करते अपने जीवन की बलिदान जेल में ही दे दिया। तो यहां पर कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 81 दिनों तक जेल में अनशन किया। भगत सिंह हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, जो अन्य थे उन्होंने 53 दिनों तक जेल में अनशन किया, और जतिन दास, देखो किसी किसी जगह पे 63 है, कहीं पे 64 दिन है, तो 63 या 64 दिन, ठीक है, तक उन्होंने आमरण अनशन किया। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी आप समझ सकते हो कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है यहां पर जेल में अनशन के दौरान ही किसकी मृत्यु हो जाती है? जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार थोड़ी सी दबाव में आती है, सरकार जो है वो दबाव में आती है और कुछ मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वो कुछ मांगे ऐसे थे जिनको उन्होंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जैसे कि चारपाई, पानी, जिनकी व्यवस्था वो आराम से कर सकते थे, उन सभी को, जिन सभी को वो सभी कार्य जो वो कर सकते थे उन सभी को, जैसे चारपाई है, बिजली है, पानी है, इन्होंने बिजली की मांग करी थी कि हमारे पास मोमबत्ती होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में हम रहते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे कार्य थे जो जेलों में, देखो एक होता है मूलभूत जो आपको चाहिए चाहिए, तो वो जो मूलभूत मोस्टली थी वो उनको मिल गया, लेकिन अलग से वार्ड नहीं मिला, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रहा था जो यूरोपियन सुविधाएं मिलती थी, ठीक है। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस, ऐसे लिख लो, पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया, काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव पास किया। और उस पास में जब सरकार इनकी मृत्यु के बाद और ज्यादा दबाव में आ गई, क्योंकि उस समय और क्या घटनाएं घट रही थी देश में अंदर, देश के अंदर कौन सी घटनाएं घट रही थी? सविनय अवज्ञा चल रहे थे, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता हो चुका था, ठीक है। ऐसे कई कार्य हो रहे थे, इन चीजों को चर्चा भी करने वाले हैं। लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उस लाहौर अधिवेशन में झंडा फहराए जाने की बात चल रही थी, यानी देश, पूरे देश के अंदर एक अलग माहौल, इन क्रांतिकारियों के अलावा कुछ अलग माहौल बन रहा था देश के अंदर। तो सरकार ज्यादा दबाव में आती है और उनके सभी मांगों को पूरा कर देती है, सभी मांगों को पूरा कर देती है। उनके लिए अलग वार्ड, सारी सुविधाएं मिल जाते हैं, अलग वार्ड में उनको ए बी सी इस तरीके से उनके वार्ड बनाए जाते हैं। तब जाकर ये सभी लोग शामिल होते हैं और जेल में जो और कैदी है उनकी तरह जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन सरकार इस निर्णय के खिलाफ थी, लेकिन कुछ कारणों से सरकार को यह मानना पड़ा। लेकिन सरकार अब चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके, सरकार चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके इस केस का निपटारा होना चाहिए। और लाहौर के अंदर ही, जो लाहौर षड्यंत्र था, उन्हीं के अंदर
अब स्पेशल कुछ बेंच बैठेंगे जहां पर कुछ फैसला सुनाया जाएगा। तो यहां तक लिख लिया सबने। तो क्या क्या घटनाएं हुई जेल में अनशन के दौरान? किसकी मृत्यु जाती है? जतिन दास की मृत्यु कितने दिनों के बाद? 63 से 64 दिनों के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? चल, अब सरकार चाह रही थी कि जैसे तैसे यह केस जल्दी निपटना चाहिए, यानी अब सरकार इस निपटाने के साथ थी कि जैसे तैसे हो, अब केस क्या होना चाहिए? निपटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये रहेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन और ज्यादा तेज बढ़ता रहेगा, और ये जो क्रांतिकारी है हमारी सारी पोल पट्टी खोलते जा रहे हैं, इसलिए वो इसका निपटारा करना चाहते थे। तो क्या होता है आगे देखो, यहां तक मिटा दूं। तो जेल के अंदर इन्होंने अनशन किया, और अनशन करने के बाद एक क्रांतिकारी की मृत्यु जाती है, जतिन दास। अब इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में, लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में एक शुरू होता है 10 जुलाई। लाहौर षड्यंत्र केस कब शुरू होता है? 10 जुलाई 1929 को। 10 जुलाई। तो यहां पर जो लाहौर षड्यंत्र केस है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं फांसी कैसे मिली उनको। ठीक है, किस कारणों से उनको फांसी मिली। अभी तक जेल में थे वो, जेल में उन्होंने अनशन भी किया, सब चीज किया। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं और देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु और को फांसी किस तरीके से मिलती है। ठीक है, कौन कौन से बीच में कार्य हुए, क्या गांधी जी ने बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, क्या अन्य नेताओं ने उनको बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, सभी चीजों को हम चर्चा करेंगे। तो षड्यंत्र केस शुरू होता है 10 जुलाई 1929। ये डेट याद रखना, 10 जुलाई 1929 को ये प्रारंभ होता है केस, और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आता है। 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला आता है। ठीक है, इन पर किस किस का आरोप लगाया था? डकैती का, सैंडर्स की हत्या का, असेंबली बम फेंकने का, ऐसे बहुत सारे आरोप इन पर लगाया गया। पंजाब नेशनल बैंक था एक लाहौर में, उनको लूटने का प्रयास किया था इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे उन पर आरोप लगाए गए। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सहारनपुर, आगरा में हथियार बनाने के कारखाने चल रहे थे, उनको भी सरकारों ने पता किया, इन पर आरोप लगाया। क्या वो किसी के द्वारा चलाया जाता, लेकिन मेन टारगेट क्या था? भगत सिंह। मेन टारगेट क्या था? भगत सिंह। अब आता है 5 मई 1920 को ही, मतलब 5 मई 1930। देखो 7 अक्टूबर को 1930 को हुआ, 10 जुलाई 1929 को प्रारंभ हुआ था। लेकिन जब प्रारंभ हुआ ना, तो इनको जेल में डाला गया। जेल में जब ये बहुत सारा काम कर रहे थे, बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन फिर से घटनाएं दे रहे थे, तो सरकार दबाव में थी, और सरकार अब चाहती थी कि जैसे तैसे हो, इसका जल्दी से फैसला हो। तो इन्होंने एक स्पेशल 3 लोगों का बेंच बनाया। उस बेंच में इन लोगों के खिलाफ और भी चीज़ें, जैसे डकैती, पंजाब नेशनल बैंक, आगरा, सहारनपुर में बम के कारखाने, ऐसे बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बरामद किया और इन पर आरोप लगा दिया। और इनको इस केस की सुनवाई कब हुई? 7 अक्टूबर 1930 को हो गई। अब इनको फैसला क्या मिला कि इनको मिलेगा फांसी 24 मार्च 1931 को। 24 मार्च 1931 को। चलो तो लिखो कुछ चीजें। सॉरी। चलो, तो यहां से 3 लोगों को फैसला मिला। क्या फैसला मिला? कि 24 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फांसी की सजा सुनाई जाएगी सुबह 6 बजे। कितने बजे? आप कहानी समझना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उनसे कहा गया, मैंने फैसला में सुनाया गया कि 24 मार्च 1931
31 को क्या होगा, उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। 10 जुलाई 1929 को उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और बीच में भारत के अंदर होने वाले अन्य क्रांतिकारी घटनाओं को देखते हुए सरकार इसको जल्दी से फैसला लेने का विचार बनाती है और 7 अक्टूबर, बीच में 5 मई 1930 को एक अन्य बेंच बनाया जाता है, बिठाया जाता है 3 लोगों के समिति द्वारा, और इन पर फैसला सुनाया जाता है 7 अक्टूबर 1930 को। और फैसला में आता है कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 24 मार्च 1931 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी सुबह 6 बजे। लेकिन देश के अंदर 1931 का वो समय है, देश के अंदर 1931 का वो समय है जब देश में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा, ऐसे अन्य घटनाएं घटित हो रही थी पूरे देश में। तो सरकार और ज़्यादा इस दबाव में थी कि अगर जल्दी से इस केस को नहीं सुलझाया गया तो बहुत सारा चीज़ें और भी सरकार के खिलाफ बातें निकल सकती है, क्योंकि सरकार की सारी पोल पट्टी तो खुली रही थी। तो अब क्या हुआ, 5 फरवरी 1931 को, ठीक है, एक घटना होता है, जैसे कि इनको सजा कब मिलनी थी, 24 मार्च 1931 को, लेकिन इनको सजा एक दिन पहले दिया गया। ये कारण भी हो सकता है, तो कुछ कारण थे इसके पहले कि देश के अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ रही थी क्रांतिकारी, सविनय अवज्ञा थे, गोलमेज सम्मेलन थे जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भाग नहीं लिया था, अभी आगे चर्चा करेंगे इन चीजों की, ठीक है। तो एक दिन पहले 23 मार्च, इसलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। 23 मार्च, देखो फैसले में सजा कब सुनाई गई थी, 24 मार्च। ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि उनको फांसी की सजा कब सुनाई गई थी, 24 मार्च को। फांसी कब दी गई थी, तो दी गई थी 23 मार्च को, एक दिन पहले। इसके पीछे कारण क्या था कि जिस जेल में थे ये बंद, जिस जेल में ये बंद थे, उस जेल में लोगों की भीड़ इतनी इकट्ठी हो रही थी, लोग देखने आए थे, लोग इनको देखने आए थे, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले इसको फांसी की सजा सुनाई दे दी। और 7:30 बजे, ठीक है, जब वो किताब पढ़ रहे थे, जब वो एक लेनिन नाम का एक व्यक्ति है जो क्रांतिकारी था, तो ये किताब पढ़ रहे थे, तो जब जेलर आता है उनके कैबिन में और भगत सिंह से कहता है कि आपके जो फांसी की सज़ा है वो सुनाई गई है, तो आपको अब चलना है। तो भगत सिंह जवाब देते हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, यानी उनकी किताब जब पढ़ रहा था लेनिन की, तो ये सवाल पूछता है, ठीक है, कि वो किसकी किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की। तो ऐसे सवाल और भी बनते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 बजे उनको सज़ा मिलनी थी, लेकिन वो 23 मार्च को उनको सज़ा मिल जाती है एक दिन पहले, ठीक है, जिसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठ हो जाती है और इनके शवों को, इन तीनों के लोगों के शवों को जलाने का प्रयास किया गया। कुछ शव तो आधे जल भी चुके थे, लेकिन जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उस जगह पे जाकर फिर तौर तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया। यानी सोचो कि अंग्रेज कितना डरी हुई थी उस समय। हर एक मांग को अंग्रेज स्वीकार कर रहे थे, चाहे वो गांधी जी द्वारा मांगा जा रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा मांगा जा रहा हो। और इसी समय की बात है जब गांधी जी का जबरदस्त विरोध होता है कराची अधिवेशन में, और जब गांधी जी का विरोध होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से 1925 में स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुई तो गांधी जी का विरोध हुआ। उसके बाद कराची अधिवेशन, स्पेशल अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो उसमें गांधी जी का फिर से विरोध हुआ कि गांधी जी का विरोध इसलिए हुआ था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा कम करवा सकते थे, फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास बनवा सकते थे,
लेकिन उन्होंने इतना प्रयास नहीं किया। लेकिन गांधी जी ने अपने बचाव में कहा कि मैंने हर वो प्रयास किए, गांधी जी ने कहा कि मैंने हर वो प्रयास किए, इवन कि आखिरी दिनों तक मैं इरविन को पत्र लिखा कि उनकी सज़ा को कम कर दिया जाए। लेकिन उनकी सज़ा कैसी थी? देखो, एक होता है राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक कैदी, तो वो मानते कैसा थे? राजनीतिक कैदी, लेकिन उन पर हत्या का आरोप लगा हुआ था, इसलिए उनकी जो सज़ा थी वो माफ़ नहीं की जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की बातों को मान लिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के वो गोलमेज सम्मेलन के दौरान। ठीक है, तो उस समय चाहते तो उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि सरकार उस समय इतनी दबाव में थी कि भगत सिंह को जेल नहीं हो सकता था। मतलब उनकी जेल तो हो ही गया था, लेकिन उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी वो कम हो सकता था, वो आजीवन कारावास में बदल सकता था, या हो सकता था सजा माफ भी किया जा सकता था। इतना, क्योंकि और जो लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों को जब कैदी बनाया गया था, बंदी बनाया गया था, तो उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया था। तो गांधी जी पर आरोप लगता है कि गांधी जी ने सभी को तो छुड़ा दिया, लेकिन ये 3 लोगों को क्यों नहीं छुड़ाया? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। क्या ये भी तो भारतीय थे? ये भी तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने केवल सविनय अवज्ञा में हुए गिरफ्तार लोगों को ही क्यों छुड़ाने की कोशिश किया? इन 3 लोगों को क्यों नहीं छुड़ाया? ये भी सर गांधी जी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन गांधी जी ने पक्ष में कहा कि मैंने बहुत सारे पत्र निवेदन भी किए हैं लॉर्ड इरविन से, लेकिन इन पर हत्या का आरोप है। जो भी राजनीतिक मामले थे, यानी राजनीतिक गिरफ्तार हुए थे, उन सभी को छोड़ा गया, लेकिन जो हत्या के आरोप में गिरफ्तार थे उन लोगों को छोड़ा नहीं गया, ना ही जाएगा। वो तो अपना बचाव करके गांधी जी बच गए। लेकिन आज भी ये सवाल उत्पन्न होता है लोगों के मन में कि क्या गांधी जी ने सबको बचाया, तो क्या वो 3 लोग क्या भारतीय नहीं थे? तो ये सारी चीजें, घटनाएं घटी। तो लिखो आगे। तो इनको कितने बजे सजा मिली थी? 6 बजे। लेकिन 12 घंटे पहले, 12 घंटे के आसपास 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दी गई, और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि, देखो बच्चे यही गलती कर देते हैं क्योंकि सबको 23 मार्च याद है। सजा की डेट कब हुई थी? दी कब गई? 23 मार्च। 23 जनवरी शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी क्या मनाते हैं? गांधी जी का हत्या हुई था उस दिन। शहीद दिवस भगत सिंह के मृत्यु के दौरान उनको फांसी जब दी गई थी तब। चलो ठीक है, शहीद, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और फिरोजपुर के पास शव जलाने का प्रयास, क्योंकि भीड़ इतनी इकट्ठी हो चुकी थी जेल के बाहर जहां उनको सजा दी रही थी, तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लेकिन उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया था ताकि लोगों को कुछ ना मिले, उनको कोई सबूत नहीं मिले। ठीक है, भगत सिंह को फांसी के पहले क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। किसकी? एक लेनिन थे, उनकी किताब पढ़ रहे थे। लिख लो, क्वेश्चन में आता है। राज भगत सिंह फांसी से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब जेलर उनको बोलने आया कि आपको फांसी की सजा दी गई है, आपको चलना है, तो उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, कुछ समय का वक्त दिया जाना चाहिए। देश के लिए शहीद होना। इन्होंने इवन ये भी कहा, इन्होंने
जो भगत सिंह हैं इन्होंने ये भी कहा, क्या चीज़, भगत सिंह इन्होंने कहा कि हमें फांसी की सज़ा ना दिया जाए, हमें गोलियों से मारा जाए, क्योंकि अगर हम राजनीतिक बंदी नहीं हैं और अगर हम राजद्रोही या देशद्रोही के मामले में आगे गिरफ्तार किया गया है, राजद्रोह के मामले में, तो हमें आप गोलियों से मृत्यु दे, यानी गोलियों से हमें मार दे, ना कि हमें फांसी पर लटकाया जाए। ये भगत सिंह इन लोगों की मांग भी थी। ठीक है, चलो, तो इस बीच में फांसी दे दी गई, लेकिन गांधी जी पर एक थोड़ा सा आरोप भी लगता है। तो कुछ गांधी जी के बारे में लिख लो, आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। लिखो, 5 मार्च 1931, देखो 23 मार्च को क्या दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, और 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ। पाँच मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, आगे पढ़ेंगे इनको। इस समझौते में गांधी जी ने कहा, ठीक है, क्योंकि इस समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग, ये पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो जब नहीं लिया तो इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता क्यों किया, क्योंकि उसमें गांधी जी सबसे ऊपर, सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जा रहे थे और पूरा कांग्रेस उन्हीं के देख रेख में चल रहा था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इरविन ने ये सोचा कि हम जो गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे जो लंदन में हुआ था, तो जब गोलमेज सम्मेलन में हम जा रहे हैं और अगर उसमें कांग्रेस ही नहीं आएगी तो उस गोलमेज सम्मेलन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर एक ही सबसे पक्ष बना था, कौन था, कांग्रेस, और कांग्रेस ही नहीं जाएगी तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा। इसलिए गांधी जी की बातों को मानने के लिए इरविन तैयार हो जाते हैं और गांधी जी ने कहा कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं, जो भी राजनीतिक कैदी हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए, उनको रिहा किया जाए, ये गांधी जी ने मांग करा। तो सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। जब 3 लोगों को फांसी की सजा हुई, ठीक है, तो गांधी जी पर कुछ सवाल उठाए गए। तो ये सवाल कब उठे, ये भी ध्यान रखना। 23 मार्च को क्या हुआ, मार्च देना कब था फांसी, 24 मार्च को। 25 मार्च 1931 लिखो, एक दिन बाद 25 मार्च 1931 में एक कराची में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। देखो, एक दिन बाद ही जब उनकी मृत्यु जाती है, तो 25 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कराची अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन अध्यक्षता कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें गांधी जी का बहुत विरोध हुआ। गांधी जी का विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, गांधी जी के आगमन पर काले झंडे दिखाए गए, फिर भी गांधी जी ने कांग्रेस कराची अधिवेशन में भाग लिया और उन्होंने अपने पक्ष में कहा कि मैंने अंतिम दिनों तक इरविन को पत्र लिखा, लेकिन वो हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। अगर वो राजनीतिक कैदी होते तो उनको सजा माफ हो जाती। लोगों ने और भी आरोप लगाया कि सजा माफ नहीं हो सकता था, तो सजा तो कम हो सकता था, या उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास तो दिया जा सकता था।
तो ये सारे आलोचना अभी तक गांधी जी के ऊपर लगते रहे थे। ठीक है, यहाँ पे गांधी गो बैक का भी नारा लगा, भगत सिंह द्वारा भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा भी लगा इसी वक्त के दौरान, क्योंकि गांधी जी का विरोध हो रहा था। तो गांधी गो बैक, क्योंकि गांधी जी जब कराची अधिवेशन में आए थे तो उनके नारा लग रहा था गांधी गो बैक, गांधी गो बैक। जो जेल के दौरान उन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखे ना, उन सभी का संयोजन एक विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, कांगड़ी में, वहाँ रखा गया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर सभी पत्र और पत्रिकाओं को रखा गया है। उन्होंने पंजाब के गवर्नर को, उन्होंने किसने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने पंजाब के गवर्नर को फांसी के दिनों में, जब फांसी हो रहे थे ना उनको, तो उससे पहले उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों ने पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखा। ठीक है, इनको आखिरी दिनों में पत्र लिखा कि हमें जो सजा मिली है, अगर वो राजनीतिक सजा नहीं है, राजद्रोही सजा है, तो आप हमें फांसी की सजा ना देकर गोली से मार दिया जाए, या हमारी सजा को कम किया जाए। इन्होंने भी अपने लिए सजा की मांग कम करने की, फांसी की सजा को टालने की मांग इन्होंने गवर्नर से किया, लेकिन अंग्रेज इसके खिलाफ थे, इसलिए इनकी कोई भी चीज़ों को नहीं रखा गया। अब इनकी जितने भी पत्र पत्रिकाएं थे भगत सिंह द्वारा लिखे गए जेल में, वो सभी रखा गया है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो इनके जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं सब कहां रखा गया है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, तो ये कुछ लाहौर षड्यंत्र से संबंधित कुछ बातें थी जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और बता दूं कि जिस तरीके से जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है या राजगुरु है, इनके शव को जलाने का प्रयास किया गया, इनके आधे शव जल चुके थे, फिर भी लोगों ने इनके शव को, जो बचे हुए शव थे, उनको लेकर उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल रीति और रिवाज से किया गया। जतिन दास की मृत्यु के बाद, जतिन दास की जब जेल में मृत्यु हुई थी तो उनके शव को भी लाहौर से कलकत्ता लाया गया। जतिन दास की शव को लाहौर से कलकत्ता लाया गया। जब उनके शव को लाया जा रहा था तो लाखों की भीड़ में उनके शव को देखने के लिए, उनकी शहादत को देखने के लिए लोग इतने एकत्रित हुए, शायद ही बड़े बड़े भारत के नेताओं के बाद उन्हीं का नाम आता है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जिस तरीके से लोगों ने काफिला बनाकर पीछे थे सबके पीछे, इसी तरीके से उनके भी सबके पीछे उस समय के दौर में लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे जब उनके शव को लाहौर से कलकत्ता लाया जा रहा था। तो हमने देखा कि किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पे भगत सिंह द्वारा चलाया जा रहा था। उनको फांसी की सज़ा एक दिन पहले दे दी गई किसी कारणवश से। गांधी जी चाहते तो उसको कम या सज़ा को माफ़ करवा सकते थे, लेकिन ऐसा इस पर कोई विचार नहीं हुआ। इसके लिए अगले अधिवेशन में गांधी जी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, उन पर नारे भी लगाए, गांधी गो बैक, कराची में ही गांधी गो बैक और भगत सिंह जिंदाबाद, इसके नारे लगाए गए, काले झंडे भी दिखाए गए। काले झंडे का मतलब होता है किसी का विरोध करना। अगर आप किसी काले झंडे को लेकर कहीं जाते हो तो इसका मतलब होता है विरोध। ठीक है, तो उन पर काले झंडे भी दिखलाए गए। भगत सिंह जेल में फांसी के दौरान किसकी किताब पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में। फांसी की सजा कब सुनाई गई?
24 मार्च को दी कब गई, तो ये याद रखना। फैसला कब सुनाया गया था, तो ये सब सवाल जो है ये पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक महान क्रांतिकारी अपने देश के आज़ादी के लिए शहीद हो गए। ऐसे क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।